आपका स्वागत है मेरे दर्शकों। मैं प्रोफेसर A.G. अय्यर, एडिटर मार्केनॉमी। आज हमारे साथ एकदम अहम हस्ती हैं जो भारत में एकदम राष्ट्रव्यापी कार्य कर रहे हैं। इस अहम हस्ती का नाम है श्री नीलेश मांडलेवाला। नीलेश मांडलेवाला जी का जितना आप इंट्रोडक्शन दे उतनी कम होगी। ये पास्ट प्रेसिडेंट सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहे हैं। ये आजकल ट्रस्टी हैं सूरत ट्रैफिक एजुकेशन कमेटी के। उसके अलावा ये सूरत शांति समिति में भी ये मेंबर हैं। उसके अलावा परमानेंट कंसलेटर हैं लोक अदालत के। और मैं यह कहना चाहूँगा सबसे सर्वोपरि और बहुत इम्पॉर्टेंट जो काम आज ये कर रहे हैं वो आज एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं रेनल इंडिया फाउंडेशन के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेनल इंडिया फाउंडेशन के अलावा इनका जो काम हुआ है ये भारत के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ है। और सूरत शहर में इन्होंने ऐसा नाम किया है जिसमें इन्होंने कैडेवर ट्रांसप्लांट का मतलब आज जो लोग ब्रेन डेड हो गए हैं या ब्रेन डेड हो रहे हैं उनके जो अंग हैं वो दूसरों को जीवन दे सकते हैं। और ये एकदम अहम कार्य, बहुत ही ज़रूरी काम आज जो कर रहे हैं ये भारत के अंदर बहुत बड़ा मतलब चेंज लाएगा। बहुत बड़ा लोगों को, काफ़ी लोगों को ज़िंदगी दे सकता है ये। और हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम आज मार्केनॉमी इंटरव्यूज़ के अंदर नीलेश मांडलेवाला जी का स्वागत करना चाहेंगे। वेलकम टू द शो नीलेश भाई। थैंक यू सर। ये जो आपने जो कार्य किया, आपने जो इस कार्य के बारे में सोचा, बेसिकली इतना तगड़ा सोशल वर्क जिसमें हम लोगों के जीवन को एक तरफ बचाने का ही प्रयास फुल फ्लेज कर रहे हैं और नए लोगों को जीवन दे रहे हैं जो जिनके जीवन में समझिए आखिरी समय आया है लेकिन वो दूसरों को जीवन जी रहे हैं। ऐसे काम में आप इतने बड़े गठजोड़ का रूप बने हैं, तो ये आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से आई आपको? सबसे पहले अय्यर जी 1997 में मेरे दोस्त थे डॉक्टर योगेश भाई देसाई। अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने मेरे को रोटरी क्लब में जॉइंट होने की एक प्रेरणा दी। रोटरी क्लब में मैं जॉइंट हुआ तभी मैंने देखा कि सूरत शहर में मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो हर एक चीज़ है लेकिन किडनी के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने डॉक्टर योगेश भाई और हमारे दूसरे जो दोस्त थे उनके साथ बातचीत की कि हमारे यहाँ किडनी के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम उसमें सक्सेस नहीं हुए। 2004 में जब भी मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी था तभी इंडिया रीनल फाउंडेशन के जो चीनू भाई साहब फाउंडर चेयरमैन है वो सूरत आए थे। तो उनके साथ एक बातचीत में हमारा डिस्कशन हुआ कि ऐसी काम हम लोग किडनी के लिए कर रहे हैं। तो मैंने भी उनके साथ में बातचीत किया। तभी उन्होंने मेरे को बताया कि नीलेश भाई आप हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते हो? आप किडनी के लिए इतना करना चाहते हो तो हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते हो? मैंने चिनू भाई को बताया कि सर मेरे को मालूम ही नहीं है कि इधर इंडिया रीनल फाउंडेशन की कोई एडवाइज़री बॉडी है। तो बोला कि हम लोग 3 साल से इधर सूरत में एडवाइज़री बोर्ड हमने बनाया है। अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और सूरत में ये एडवाइज़री बोर्ड काम कर रहा है जिनका जो फोकस है वो किडनी की जो फेलियर पेशेंट है, किडनी निष्फलता के जो पेशेंट है उनकी सेवा करना उनका काम है। और किडनी को कैसे हम बचाए रखें उसके लिए वो लोग काम कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया इंडिया रीनल फाउंडेशन के लिए। वो जर्नी मेरी 2004-2005 से शुरू हुई। तो मुझे भी वो बोर्ड में लाया गया। तो मैंने 2005 में जब भी मैं बोर्ड में आया तभी मैंने पहला काम ये किया कि भाई किडनी फेल क्यों जाती है, तो अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। क्योंकि आज किडनी ऐसा ऑर्गन है वो साइलेंट किलर है। जब भी भगवान ने हर एक मनुष्य को 2 किडनी दी है, उसमें से एक किडनी फेल हो जाती है तो आदमी एक किडनी पे भी, एक स्वस्थ किडनी पे भी जीवित रह सकता है, आदमी आराम से जी सकता है। लेकिन जब भी दोनों किडनी फेल हो जाती है तभी हमारे लिए डायलिसिस या तो ट्रांसप्लांट ही एक उपचार हमारे पास रहते हैं। तो जब भी मैंने ज्वाइन किया इंडिया रीनल फाउंडेशन में बोर्ड में आया तभी हमने पहला काम ये किया कि लोगों में अवेयरनेस लानी चाहिए कि ये किडनी क्या है, वो कैसे फेल होती है,
तो उसका हमने करीबन 700 750 कार्यक्रम करके लोगों को किडनी का अवेयरनेस का काम हमने शुरू किया। आपको तो सन 2008 में, मैं थोड़ा आपको बीच में काटना चाहूँगा, लेकिन आपको सन 2008 में, मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि इनको सन 2008 में ये अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए स्टेट के उस समय के गवर्नर NK शर्मा ने स्पेशल उनको नवाजा है। और इसके बारे में पूछना चाहूँगा कि ये अवेयरनेस की जो बात आई आपके यहाँ से, कि अवेयरनेस जो क्रिएट हुआ, उसके बावजूद भी जितना हमने थोड़ा आपसे समझा कि इस अवेयरनेस के बावजूद भी आज रेडीनेस ऑफ कैडेवर ट्रांसप्लांट करीब काफ़ी कम प्रतिशत में है, तो इसके बारे में थोड़ा आप दर्शकों को बताएंगे? ज़रूर। उसमें क्या है कि आज लोगों को ऐसा है कि ऑर्गन डोनेशंस जो हमने अवेयरनेस का कार्यक्रम जो शुरू किए, उसके अंदर ही फिर हमने देखा कि एक हमने जीवनदान, हमारा इंडिया रिनल फाउंडेशन में हमने एक जीवनदान नाम का प्रोग्राम शुरू किया था। जीवनदान प्रोग्राम ऐसा है कि जो लोग ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन वो ऑर्गन किसको डोनेट करें, कैसे डोनेट करें, और उन लोगों को पता नहीं होता है। दूसरी की ऐसी परिस्थिति में जब भी व्यक्ति ब्रेन डेड होता है, तभी उनकी रिलेटिव्स की मानसिक हालत भी ऐसी नहीं होती है कि वो ऑर्गन डोनेशन के लिए सोच सके। बड़ी मार्मिक परिस्थिति होती है। बहुत मार्मिक परिस्थिति, बहुत मार्मिक परिस्थिति होती है। तो उसके अंदर फिर हमने लोगों के साथ बातचीत करके ये प्रोग्राम हमने वहाँ पे 2005 में हमने शुरू किया। शुरुआत में हम लोग जब भी जाते थे, उनके रिलेटिव्स को काउंसलिंग करते थे, तभी लोग हमारे को जल्लाद भी बोलते थे। बिल्कुल, क्योंकि बड़ी मुश्किल परिस्थिति होगी। क्योंकि वो पूरा कॉन्सेप्ट ही नया था। आज व्यक्ति वेंटिलेटर के ऊपर, उनका जो भी स्वजन है, वेंटिलेटर पे उनका हार्ट चालू है, वो टाइम पे उनके रिलेटिव्स को जाके समझाना कि आपका व्यक्ति जो भी स्वजन है वो ब्रेन डेड हो चुका है, उसी समय के अंदर आप उसके ऑर्गन के डोनेट करोगे तो 4 से 5 लोगों को नई लाइफ मिलेगी। वो समझाना बहुत ही कठिन बात थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसके अंदर काम करते गए और सफलता मिलती गई। मैं इसमें एक पूछना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए, आप बताइएगा कि ये ब्रेन डेड जो परिस्थिति है, इसको हम एक्सप्लेन करने में काफ़ी हमें मुश्किल हो रही है। ये ब्रेन डेथ का मतलब क्या मीनिंग है, क्या तात्पर्य है इसका? मतलब किस परिस्थिति में पेशेंट को ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जाता है? और इस पर आपने कुछ बताया कि वो जो विश्वसनीयता है इस सिस्टम पे, आप इसके बारे में थोड़ा हमारे को ज़रा ब्रीफ करें और समझाएं हमारे व्यूअर्स को। जब भी हमारे को जनरली क्या होता है कि रोड एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, तो उसमें हेड इंजरी होती है। हेड इंजरी होती है, न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन वो लोग उन लोगों को देखते हैं। वो क्लिनिकली फिर देखते हैं, उसका जो भी रिपोर्ट्स निकाल के देखते हैं और क्लिनिकली चेक करते हैं कि भाई ये व्यक्ति ब्रेन डेड है। तो हमारे को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि ये हॉस्पिटल में आईसीयू में ये नंबर पे ब्रेन डेड पेशेंट है। हम जाके देखते हैं कि पहले न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन ने उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन के लिए सबसे पहले ये सर्टिफिकेशंस होना ज़रूरी है। कोई भी न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन के थ्रू उसको सर्टिफिकेशंस होना ज़रूरी है कि ये ब्रेन डेड पेशेंट है। और 4-6 घंटे के बीच में एक पहले समझ लो किसी ने 9 बजे देखा है, तो दूसरा न्यूरोसर्जन न्यूरोफिजिशियन ने दोपहर को 1-2 बजे उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर किया है, तो फिर हम लोग उसके अंदर काम करते हैं। फिर उनको रिलेटिव्स को समझाते हैं कि भैया आपका जो पेशेंट है, डॉक्टर ने ब्रेन डेड डिक्लेयर किया हुआ है, यदि उनका ये वेंटिलेटर पे उनका हार्ट चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हर एक ऑर्गन काम करना बंद करेंगे और आखिर में उसका हार्ट बंद हो जाएगा, तो वो टाइम के अंदर आप उनके ऑर्गन को डोनेट करोगे तो उनके ऑर्गन को स्वर्ग में ज़रूरत नहीं है, ये इधर पृथ्वी पे 4 से 5 लोगों को नई जिंदगी मिलेगी। उसी हिसाब से हम उसको काउंसलिंग करते हैं, हम उसको समझाते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि आदमी अमर हो गया है, लेकिन हम देखते नहीं कि आदमी अमर कैसे होता है। बुक में पढ़ते हैं कि आदमी अमर हो गया, तो हम उसको समझाते हैं कि जो आदमी ऑर्गन डोनेट करते हैं वो आदमी मरने के बाद भी दूसरे लोगों के अंदर जिंदा है। 1 मिनट हम इसमें
आपके साथ चर्चा जारी रहेगी। बहुत बढ़िया बात कही है आपने। हमारे दर्शकों के सामने ये बात कहने वाली है कि एक जीवन से कई जीवन मिल रहे हैं। ये नीलेश भाई मांडलेवाला ने इस बात को सामने रखा कैडेवर ट्रांसप्लांट के ज़रिए, और इस इंटरव्यू को हम जारी रखेंगे। इसके बीच में हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहें और मिलेंगे आपको इस ब्रेक के बाद मार्कोनॉमी इंटरव्यू में मेरे साथ, प्रोफेसर अय्यर के साथ। मार्कोनॉमी इंटरव्यू में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री नीलेश मांडलेवाला और मैं आपके साथ प्रोफेसर एजी अय्यर, एडिटर मार्कोनॉमी। नीलेश भाई, इस राउंड में हम दर्शकों के सामने ये प्रश्न आपके सामने रखना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि आप इस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करते हैं। जैसे कि यहाँ सूरत शहर में कोई भी हॉस्पिटल फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और ट्रांसप्लांट फैसिलिटी की काफ़ी कमी है, तो ऐसे माहौल में आपने किस तरह से इसको सक्सेस अचीव किया। जैसे मैं समझता हूँ कि आपने तकरीबन 89 किडनीज का ट्रांसप्लांट कराया, कैडेवर ट्रांसप्लांट, और तकरीबन 21 अदर ऑर्गन्स का किया। तो ये आपने कैसे अचीव किया इस परिस्थिति में? अय्यर जी, सूरत में आपने बहुत सही बताया कि सूरत में कोई ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हमने 2006 में जब ये एक्टिविटी, हमारा पहला ट्रांसप्लांट हुआ था, तभी हमारे सूरत में अशक्ता आश्रम हॉस्पिटल में हमने पहला ऑर्गन हार्वेस्ट किए थे। तभी हमने इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज़ एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद, जो शॉर्ट में IKDRC के नाम से पहचानी जाती है, वहाँ से डॉक्टर की पूरी टीम आई थी। वो हमारी जर्नी जनवरी 2006 से शुरू हुई है, वो आज तक भी वो चालू ही है। जब भी ऐसा कोई पेशेंट आता है, मैंने आपको बताया कि जब भी हॉस्पिटल से हमारे को कॉल आते हैं कि इधर कोई ब्रेन डेड पेशेंट है, तो हम जाके पहले तो सब चेक करते हैं कि भाई ये उनको डॉक्टर ने ब्रेन डेड डिक्लेयर किया है, नहीं किया है, रिलेटिव्स की कंसेंट लेते हैं। यदि फिर सब हमारा काउंसलिंग के बाद वो लोग एग्री हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। वो ब्लड ग्रुप, जो भी ब्लड ग्रुप होते हैं, वो हम IKDRC में जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है उनको फ़ोन करके बताते हैं कि हमारे यहाँ ये ब्लड ग्रुप का एक कैडेवर है। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। तो वहाँ से अहमदाबाद से डॉक्टर की टीम ऑर्गन हार्वेस्ट करने के लिए सूरत आती है, और हम जो भी कैडेवर डोनर है उनके जो ब्लड के सैंपल्स है वो बाय रोड हम अहमदाबाद भेजते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट के अंदर जो भी है ऑर्गन हार्वेस्ट एक बार किया और उसके बाद जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें समय बहुत मायने रखता है। जितने कम समय में हम ट्रांसप्लांट करते हैं उतना सक्सेस रेट बढ़ता है। तो उसी हिसाब से समय ध्यान में रखते हुए जब भी टीम आती है तो उसी हिसाब से फिर वो ट्रांसप्लांट होता है उसके अंदर। इसमें आपने मुझे जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो बेसिकली रिलेटिव्स, आपके जैसे कार्यकर्ता और जो समाज का है, उसके अंदर आपने एक मेरे को बताया, मतलब एक बात आप इसको व्यूअर्स को हमारे बताइए कि जो सर्टिफिकेशन का जो ड्यूअल सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो क्या है। मतलब आप सेकंड टाइम जब आप सर्टिफिकेशन करते हैं 6 घंटे के अंदर, जो आपने बताया, उसमें क्या है कि समझ लो न्यूरोसर्जन, ये जो ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हैं, और डॉक्टर जो भी न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हैं, तो एक डॉक्टर ने ब्रेन डेड डिक्लेयर किया है वो सही है, इसीलिए दूसरे डॉक्टर वापस उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हैं। इसके मध्य कितना समय लगता है? 6 घंटा का समय लिया जाता है। और ये क्या मैंडेटरी प्रोसीजर है अब इसके अंदर? ये ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के लिए मैंडेटरी है कि भाई 2 न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन को ब्रेन डेड डिक्लेयर करना जरूरी है। उसके बाद ही उसको ब्रेन डेड माना जाता है? उसके बाद ही ब्रेन डेड उसको माना जाता है, और उसके बाद ही हम लोग उसके साथ काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग करके जो भी रिलेटिव्स को हम लोग उसके अंदर समझाते हैं। और अगर आपके सामने कुछ, मैंने ऐसा देखा है कि मेडिको लीगल केसेस आ जाते हैं, तो ऐसे केसेस को आप कैसे हैंडल करते हैं? ये चैलेंज कैसे आप ओवरकम करते हैं? ये जो आपने बताया ना, वो बहुत, क्योंकि ज़्यादातर जो केस आते हैं वो रोड एक्सीडेंट के आते हैं, तो उसके अंदर मेडिको लीगल MLC होता ही है। लेकिन हमारे यहाँ सूरत में हमारे पुलिस कमिश्नर अस्थाना साहब है, उन्होंने बहुत अच्छा, हमारा जब भी उनके साथ मीटिंग हुआ तो उन्होंने एक GR जारी किया, तो उसमें हर एक पुलिस स्टेशन को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई जब भी ऐसे कोई ब्रेन डेड केस आते हैं तो इंक्वेस्ट जल्दी से जल्दी हो सके, तो और जो भी
कैडेवर डोनर के जो फैमिली है उसको तकलीफ़ ना पड़े, उसी हिसाब से उन्होंने उसके अंदर प्रबंध किया है। और अभी हमारे गुजरात के अंदर एक ये भी बन रहा है, ऑर्गन डोनेशन के लिए एक पॉलिसी भी बन रही है। उसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को भी ये जीआर की कॉपी दी हुई है कि गुजरात हमारे सूरत में ये जीआर जो जारी किया गया है पुलिस कमिश्नर द्वारा, तो वो जीआर पूरे गुजरात के लिए भी जारी किया जाए। तो क्या है कि उनके रिलेटिव्स को खूब उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी मानसिक जो हालत है ना वो टाइम पे बहुत ही ख़राब होती है। और समय उनके लिए भी एक मायना रखता है कि भाई ऑर्गन डोनेट करने के बाद में उनको बॉडी जितने से जितनी जल्दी मिले, क्योंकि इंक्वेस्ट करने के बाद में उसका पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम जितना जल्दी होके उनको बॉडी मिले, उसीलिए ये सब प्रोसीजर जितना जल्दी हो सके इतना ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आपने इतने 89 जो किडनी आपने डोनेशंस करवाए और ट्रांसप्लांट हुए आपके मुहिम से इंडिविजुअली, ये देश में, और ऊपर से जो 21 जो दूसरे 21 लीवर पेनक्रियास का अभी हमारे यहाँ गुजरात में पेनक्रियास और लीवर नहीं हो रहे थे, लेकिन हमारे अभी डॉक्टर प्रांजल भाई मोदी जो है वो लीवर ट्रांसप्लांट, कैडेवर लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। और अभी हमारे डॉक्टर जमाल भाई जो IKDRC में उन्होंने पेनक्रियास का भी शुरू किया है। तो अभी हमारा लीवर और पेनक्रियास दोनों का भी साथ में ट्रांसप्लांट का काम शुरू कर दिया है हम लोग। इसका मतलब स्केल मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा, जैसे कि महाराष्ट्र में सन 2012 में टोटल 70 ट्रांसप्लांट हुए, उसमें से 49 किडनी ट्रांसप्लांट हुए और बाकी ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट हुए। इसमें आपको देखना पड़ेगा नीलेश भाई ने जो काम किया है, मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि 89 किडनी ट्रांसप्लांट इन्होंने अपने, इनकी कोई संस्था नहीं, कुछ नहीं, अपने पर्सनल बलबूते पे उन्होंने किया है। इसके बारे में आपने कैसे अचीव किया इसको आप? सर, मेरी संस्था तो है ही इंडिया रिनल फाउंडेशन में, मैं एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ, लेकिन जो है वो हमारे बोर्ड के अंदर हम अकेले ही वो काम कर रहे, क्योंकि मेरे को ये काम के अंदर एक लगाव था। मैं मानता हूँ कि आदमी खुद के लिए तो जीता ही है, लेकिन दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। और आज हमारे भारत भर में हम देखें तो किडनी फेलियर के जो पेशेंट है उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आज 15 से 20 लाख किडनी फेलियर पेशेंट है और हर साल उसमें 1.5 से 2 लाख की बढ़ोतरी हो रही है। तो मैं मानता हूँ कि क्या उन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? किडनी में तो एक डायलिसिस भी एक उपचार है, हालांकि लीवर में तो वो भी उपचार नहीं है। जो एंड स्टेज लीवर फेलियर के पेशेंट रहते हैं तो उसको जीने का अधिकार नहीं है। क्या उनके फैमिली में से कोई लाइव डोनर नहीं मिलता है तो उसको जीने का अधिकार नहीं है? मेरे फादर भी 7 साल तक मेरे फादर भी डायलिसिस पे रहे हैं। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो उनके फैमिली की हालत क्या रहती है, मानसिक, शारीरिक, सब तरह की जो फैमिली में ऐसे किडनी फेलियर पेशेंट है उनकी हालत क्या रहती है वो मैं जानता हूँ। उसीलिए मैंने तय किया कि भाई मेरे को ये प्रोग्राम में आगे बढ़ने का है, कुछ ना कुछ करने का है। आज मैंने आगे भी बताया कि जो ऑर्गन जला दिए जाते हैं या डांट दिए जाते हैं, उससे अच्छा है कि लोगों के काम में लगे। और ये अवेयरनेस हमारे सूरत और गुजरात में क्यों, पूरे सारे देश में क्यों नहीं हो सके? बिल्कुल, सारे देश में इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है, ये नीलेश भाई बोल रहे हैं। जाइएगा नहीं, ये इंटरव्यू अभी जारी है। मैं प्रोफेसर अय्यर मार्कोनॉमी इंटरव्यू के लिए आपके साथ नीलेश मांडलेवाला जी के साथ फिर से हाजिर हूँगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मार्कोनॉमी इंटरव्यू में दर्शकों आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रोफेसर AG अय्यर, एडिटर मार्कोनॉमी, और मेरे साथ हैं नीलेश मांडलेवाला जी। और नीलेश मांडलेवाला जी से मैं बिफोर मैं उनसे अगले सवाल पूछने से पहले मैं आप दर्शकों को एक बात समझाना चाहूँगा कि ये भारत देश एकमात्र देश है इन द एशियन रीजन, या और भी देश है, लेकिन भारत देश में एक कानून बना हुआ है, उसको बोलते हैं THO एक्ट 1994, और ये एक्ट है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, जिससे कि ब्रेन डेड पेशेंट से कैडेवर ट्रांसप्लांट संभव हो सके। ये एक्ट इस देश में है। और ये एक्ट के होते हुए मैं नीलेश भाई को पूछना चाहूँगा कि क्या मतलब अब भी हम अपने रिलीजियस बिलीफ्स और बाकी बिलीफ्स, कानूनी तो बिल्कुल आ गया है, ये तय हो चुका है कि ये बिल्कुल फिजिबल है और ये बिल्कुल कानूनी एक्टिविटी है और बिल्कुल ज़रूरी कायदे में सोशल एक्टिविटी है। तो इसके अंदर फिर भी आपको एक तरह से रिलीजियस बिलीफ्स और हमारे
अपने खुद रूढ़िवादी विश्वास होंगे और कुछ हमारे पुराने विश्वास होंगे, लेकिन हम ये मॉडर्न साइंस में और आज जीवन देने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं, इसमें क्या हमें फिर भी चैलेंजेस हैं? आप इसमें कुछ लाइट रोशनी थ्रो करना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए? अय्यर जी, आपने बताया कि यह कैसे होता है। मैं आपको रिलीजियस गुरु की आपने बात की, तो मैं आपको 2 एग्जांपल देना चाहूँगा। 2006 और 2010 या 11 हमारे पास 2 केस ऐसे ब्रेंडेड आए थे। 2006 में मई महीने के अंदर एक केस था, उसमें एक 4.5 साल का बच्चे का रोड एक्सीडेंट के अंदर ब्रेंडेड हुआ था। वो हमारे सूरत के जानीते एडवोकेट है जसवंत भाई पटेल, उसका बेटा कृषांक करके था। तो महावीर हॉस्पिटल में वो केस था। जब भी हमने उनके पेरेंट्स के साथ, कृषांक के पेरेंट्स जो जसवंत भाई के साथ हमने काउंसलिंग किया और हमने बताया कि ये जो ऑर्गन है, तो आपका बेटा जब भी ब्रेन डेड हो चुका है तो आप उसका ऑर्गन डोनेट करेंगे तो 4-5 लोगों को नई लाइफ मिलेगी। हमारे यहाँ बाप्स हॉस्पिटल है, उनके मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर हर्षद भाई जोशी, तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोग परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के साथ बातचीत करके आपको बताएंगे। जब भी जसवंत भाई ने परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के साथ फ़ोन पे बातचीत किया कि ये मेरा बेटा ऐसा रोड एक्सीडेंट में ब्रेन डेड हुआ है और ये लोग काउंसलिंग हमारे को करके ऐसा बता रहे हैं कि भाई उनके आप ऑर्गन को डोनेट कीजिए तो 4-5 लोगों को नई ज़िंदगी मिलेगी। तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने तुरंत ही बताया कि आपको ऑर्गन डोनेट करना चाहिए और समाज के हर एक लोगों को उसके लिए आगे आना चाहिए। और जब भी और उनके बाद में उनके बेटे का ऑर्गन डोनेट किया गया और संत लोग ने भी वहाँ आके उनको आशीर्वाद दिया। ये कि ये बाद में आपको बताता हूँ। दूसरा ऐसा ही किस्सा अप्रैल 2011 में आया। तभी बारडोली के पास सांकड़ी गांव है, वहाँ पे पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज आने वाले थे, तो उनकी सेवा में बुहारी गांव का एक 17 साल का लड़का हर्ष भंडारी करके गया हुआ था। तो वहाँ से रिटर्न होने के टाइम वो टेम्पो में बैठा था तो टेम्पो से गिर गया, तो उनका भी ब्रेन डेड हुआ और हमने उनके भी ऑर्गन डोनेट करवाए। तभी भी उन्होंने, उनके जो पिता थे, उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज को पूछा कि क्या करना चाहिए। तभी भी प्रमुख स्वामी महाराज ने बताया कि ऑर्गन आपको डोनेट करने चाहिए। जब भी ऐसा ब्रेन डेड है तो ऑर्गन डोनेट करने चाहिए और समाज के हर एक वर्ग के लोगों को आगे आना चाहिए। कोई भी रिलीजियस में ऐसा नहीं है कि ऑर्गन डोनेट करना पाप है, ऑर्गन बेचना पाप है। और हमारी हम जो ये कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी है। नहीं, मैं इसी पे आपको सवाल करना चाहूँगा कि क्या ये ऑर्गन खाली हम अमीरों के लिए है? क्योंकि जनरली ऐसा समझा जाता है, आम समाज में, व्यूअर्स के सामने बताना चाहूँगा ये कि ऐसी एक मानसिकता है कि ये तो केवल अमीरों को ही ऑर्गन मिलेगा, लेकिन ये गरीब आदमी, अगर किसी का गरीब आदमी का अगर ऑर्गन हमें गरीब आदमी को देना हो तो ये नीरज भाई आपने बिल्कुल ही इसको फेस किया होगा और आप काफ़ी सामाजिक रूप से काम करते, तो इसको आप दर्शकों को बताइए कि कैसे इवन गरीब आदमी को भी हम, चाहे वो कितनी भी गरीबी में हो, लेकिन आपके जैसे लोग उनको भी मदद करते हैं। ये आप थोड़ा क्लियर करेंगे कैसे मदद आएगी उनको? अय्यर जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आपको दर्शकों को मैं बताऊंगा कि जब भी हमारे पास ये ऑर्गन आते हैं, जब ये कोई ऐसा ब्रेन डेड पेशेंट आते हैं, तो हम पहले IKDRC अहमदाबाद को बात करते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ सूरत में ऐसे ऐसे एक ब्रेन डेड पेशेंट है और ये ब्लड ग्रुप का, समझ लो B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का पेशेंट हमारे पास में है। तो IKDRC में एक कमेटी है, वो कमेटी के पास पूरे B पॉजिटिव के कितने वेटिंग लिस्ट में नाम है वो उनके पास रहते हैं। वो कमेटी बैठ के देखती है कि भाई अभी ये पेशेंट है तो उसका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया में वो लोग क्या देखते हैं कि वो आदमी जो भी जिन्होंने नाम रजिस्टर्ड करवाया है वो कितने टाइम से डायलिसिस पे है, उनके ऊपर कितने लोगों कमाने वाला है, नहीं कमाने वाला है, उसके ऊपर कितने लोग निर्भर है। समझ लो कोई छोटी उम्र का
व्यक्ति है और उसके पीछे 2-4 लोग उसकी कमाई के ऊपर निर्भर है, वो सब देखते हैं। उनके फैमिली में से कोई ऑर्गन दे सकता है या नहीं दे सकता है, एक बार ट्रांसप्लांट हो चुका है या नहीं हो चुका है, वो सब कमेटी बैठ के उसके पॉइंट्स दे के ये करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ऑर्गन हमने अभी तक सूरत से हमारे थ्रू 89 किडनी गई है और 21 टोटली लीवर गए, तो उसमें से एक लीवर एक 16 साल के लड़के को दिया गया। वो 16 साल के लड़के को दिया, उसके फादर लुहारी काम करते थे और वो इतना पैसा ट्रांसप्लांट के पीछे खर्च भी नहीं कर सकते थे, तो वो उनको IKDRC में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया। मतलब आपका कहना है कि गरीब को भी मिलता इस तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट रूप से उसको भी हेल्प मिलेगी। बाकायदा वो आपका जो सिस्टम है उसमें जितनी वेट लिस्ट है उसके हिसाब से चलता है, पर हर गरीब आदमी को भी इसमें हेल्प मिल रहा है। ऐसा नहीं कि अमीरों को नहीं, हमने जो किडनी भी दी है वो किडनी भी 11 साल के बच्चे में भी लगी हुई, जिनके फादर 100 रुपया हर रोज कमाते हैं, ऐसे भी बच्चे को हमारे यहाँ से किडनी उसको मिली हुई है। ये खूब ट्रांसपेरेंट से काम होता है, इसके अंदर किसी की लागवक भी नहीं चलती है। मैंने आपको बताया कि मैंने मेरे फादर डायलिसिस पे थे, फिर भी मैंने वो उनका नाम रजिस्टर नहीं करवाया था, क्योंकि मेरे फादर की एज 70 साल की थी जब ये डायलिसिस शुरू हुआ, तभी उसके ऊपर कोई लोग निर्भर नहीं थे। तो मैं ऐसा सोचता था कि भाई उससे अच्छा है मेरे फादर को वो किडनी मिले, उससे अच्छा है कोई 25-30 साल या 35 साल को कोई किसी भी आदमी को वो किडनी मिलेगी तो उनके पीछे वाले लोगों को फायदा होगा। बहुत अच्छे विचार आपके, बहुत बढ़िया विचार इस इंटरव्यू में। और दूसरा मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम ऐसी है कि हम लोग किडनी जब भी ट्रांसप्लांट हो जाती है, दूसरे दिन हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं कि ये किडनी किसको दी गई है, और ये किडनी सिर्फ गुजरात के लोगों को नहीं मिली है, ये किडनी जयपुर के लोगों को भी मिली है, उत्तराखंड के लोगों को भी मिले, पूरे भारत भर के लोगों को भी किडनी दी गई है। मतलब नीलेश भाई, आपके कार्य से पूरे देश को प्रभाव हुआ और आपने जो कार्य किया वो दूसरे राज्यों में भी इसका फायदा हुआ, ये बहुत बढ़िया बात है। मैं एक पूछना चाहूँगा कि आपको ये महर्षि दधीची अवार्ड मिला था, तो ये आपको मतलब ये अवार्ड का क्या मतलब, इसका कितना वेटेज है और ये क्या कारण से आपको ये अवार्ड मिला था? ये महर्षि दधीची अवार्ड ये IKDRC जो इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर है, उन्होंने ये अवार्ड निकाला है। ये अवार्ड में जो महर्षि दधीची जो ऋषि थे, उन्होंने पूरा शरीर अपना डोनेट किया हुआ है, तो उसके नाम से कि जो लोग ये ऑर्गन डोनेशन की एक्टिविटी में लगे हुए हैं, जो समाज सोसाइटी में निस्वार्थ सेवा से काम कर रहे हैं, उनके लिए ये अवार्ड उन लोगों ने निकाला। उसमें 1 लाख रुपीस कैश प्राइज और साइटेशन वो वहाँ से देते हैं। तो पहला अवार्ड मिला था डॉक्टर प्रांजल मोदी जो IKDRC की है, उसको दिया गया था, और 2008 में और 2009 में वो अवार्ड एज अ सोशल वर्कर मेरे को दिया गया था। और मैंने तो क्योंकि वापस वो जो भी मेरे को कैश प्राइज मिला हुआ था उसमें मैंने पैसा जमा करके वहाँ IKDRC किडनी फेलियर जो पेशेंट थे उनके लिए ही मैंने वो पैसा भी उसी टाइम पे दे दिया था। लेकिन उसके बीच में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये ट्रांसपेरेंस जो सिस्टम है वो ऐसा है कि साल में एक बार जो लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं उनको फेलिसिटेशन का कार्यक्रम वहाँ अहमदाबाद में ही रखा जाता है। वहाँ पे गवर्नर या कोई भी लोगों को बुला के, बड़ी हस्ती के थ्रू, बड़े हस्ती के थ्रू बुला के वो जो कैडेवर डोनर है उसके फैमिली को फेलिसिटेट किया जाता है। बहुत बढ़िया बात। और उसके वो प्रोग्राम के अंदर जो रिसिपिएंट है उसको भी बुलाया जाता है, तो वो लोग साथ में बैठ के मिल के एक फैमिली की हिसाब से वो लोग बात करते हैं। हमारे थ्रू जो ऑर्गन डोनेट किए तो कई फैमिली ऐसे है कि जो रिसीवर है और कैडेवर डोनर फैमिली है, आज उनके साथ में एक फैमिली का नाता जोड़ गया है। ऐसे भी हमारे पास
अब वक्त बहुत कम बचा है, आपसे काफ़ी बातें करना चाहते हैं लेकिन वक्त बहुत कम बचा है इस इंटरव्यू में। एक आखिरी सवाल, आप देश के लोगों को कैडेवर ट्रांसप्लांट के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, आज 20 से 25 लाख लोगों को इसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है आपके जैसे लोगों की, 25 लाख लोगों की ज़िंदगी में एक तरह से निर्वाण देने की बात है। तो इसमें आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे मार्केनॉमी के थ्रू, हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शक मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज एक संदेश देना चाहूँगा ये माध्यम के द्वारा कि आपके आसपास जब भी कोई ब्रेन डेड पेशेंट आपको मालूम पड़े कि ये आजू बाजू कोई फैमिली में, आपके दोस्तों में, कुटुंबों में कोई ब्रेन डेड पेशेंट है, तो उनके ऑर्गन डोनेट करवा के दूसरे 4-5 लोगों को भी मिले। ये जो यज्ञ हमने शुरू किया है, ये यज्ञ के अंदर आपका कुछ न कुछ योगदान देके जो लोग किडनी फेलियर पेशेंट है और लीवर फेलियर पेशेंट है, उनको नई जिंदगी देने में आपका योगदान करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि युवानी में रक्तदान, ब्रेन डेड के बाद किडनी दान और लीवर दान। थैंक यू नीलेश मांडलेवाला जी, बहुत बढ़िया लगा आपको। मेरे ख्याल से आज देश के लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ होगा इस इंटरव्यू से। और मैं प्रोफेसर एजी अय्यर मार्केनॉमी इंटरव्यूज़ में आपके साथ, इस वक्त हमारे साथ नीलेश मांडलेवाला जी थे, बहुत प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने काफ़ी बड़ा समाज सेवा का अपना आंदोलन छेड़ा हुआ है और ये राष्ट्र में सबसे अहम कार्य कर रहे हैं। अगली बार हम आपके साथ किसी और बड़ी हस्ती के साथ अगले इंटरव्यू में आपसे मिलेंगे। और खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, नमस्कार। मैं फिर से आपको इस चैनल में मार्केनॉमी इंटरव्यूज़ में मिलूँगा। नमस्कार। नमस्कार दर्शक मित्रों।